हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पैकेट्स के बारे में। यहाँ पे एक इक्वेशन देखा था हमने, कौन सा इक्वेशन था, E इज इक्वल टू एच म्यू था, ठीक है। तो म्यू का मतलब क्या है, सी इंटू लैम्बडा इंटू म्यू। सो म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे c अपॉन लैम्बडा रख देंगे तो क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्बडा। ये वैल्यू हमें बताई थी वहाँ पे। ये क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था। इसकी वैल्यू क्या थी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। c की वैल्यू क्या थी, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमने देखी थी। विजिबल देखा था, गैमा देखा थी, बराबर से। फिर माइक्रो वेवलेंथ, फिर रेडियो वेवलेंथ, ठीक है, कॉस्मिक वेवलेंथ, गैमा वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने देखी थी, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्पेक्ट्रम। अगर मान लो कि कोई सन है, ठीक है, या फिर यहाँ पे लाइट सोर्स ले लो, लाइट सोर्स, जहाँ से कोई वाइट लाइट जो है वो निकलेगी, वो सीधे यहाँ पे पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम प्रिज्म। अब जब प्रिज्म पे वो वाइट लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, उस वाइट लाइट का स्प्लिट होगा, स्प्लिटेशन होगा, मतलब कि स्प्लिट हो जाएगी वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होगी, स्प्लिट होगी। विबग्योर बोलते हैं उनको, ठीक है, विबग्योर। ये क्या है, वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, यहाँ पे येलो, ऑरेंज एंड रेड, ओके। whereas the wavelength of violet which is 35,000 angstrom and this one is 75,000 angstrom, ओके। इसे हम बोल सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रा है, मतलब कि ये जो हमें मिलेगा वो क्या पे, कहाँ पे मिलेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ZNS की जो फ्लोरेसेंट है ना प्लेट, उस पर मिलेगा, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। व्हेन वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू, व्हेन वाइट लाइट splits into 7 different electromagnetic wavelength। अब ये कलर्स मतलब कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ ही है, या फिर रेडिएशन बोल दो, इसको रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, photographic plate, it is called as spectrum, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें ये जो है बहुत ही शॉर्ट रेंज की वायलेट की जो कलर्स है, उसका जो रेंज होता है वेवलेंथ, उसकी ये बहुत ही शॉर्ट होती है, इसकी बहुत ही ज़्यादा वेवलेंथ होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ जिसका होता है वो रेड कलर है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो उसकी होती है वो वायलेट कलर की होती है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम तो पता चल गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वन इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
एमिशन और एब्सॉर्प्शन नाम से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी वेवलेंथ और इसमें एमिट करेगी। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ जो हम लाइट यूज़ करते हैं, CFL यूज़ करते हैं या फिर ट्यूब लाइट यूज़ करते हैं, वो कैसे लाइट देती है। मान लो कि यहाँ पे ये ट्यूब लाइट है जिसके अंदर गैस भरी होती है। ठीक है, कोई भी गैस होगी, डिफरेंट गैस होगा। यहाँ पे मान लो कि H2 गैस है, आप इससे पावर के साथ कनेक्ट करोगे, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। जब ये यहाँ से पावर पास होगा तो यहाँ पे जो गैस है वो क्या करेगा, उसके जो एटम है वो इस पावर को लेके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, इसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चार्ज हो जाएंगे। क्या होंगे, चार्ज होंगे। ठीक है, आगे आएगा आपको। चार्ज होके वापस से मतलब कि जो चार्ज होके जो एक स्टेज होता है उसमें चले जाएंगे और वापस उस स्टेज में आएंगे, जिस एनर्जी को लिया उसको एमिट करेंगे। मतलब कि ये एनर्जी जो इन्होंने ली, ये जो एनर्जी आप दे रहे हो उसको, पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई, उस इलेक्ट्रिक सप्लाई से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके उछलेंगे। उसके बाद वापस से वो उसी एनर्जी को एमिट करेंगे और वो एनर्जी जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो हमें लाइट के रूप में मिलती है। मतलब कि एनर्जी मतलब कि वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही वो निकालते हैं। ठीक है, और वो विजिबल रेंज की होती है। विजिबल रेंज की मतलब कि आपको मालूम है, विजिबल रेंज 35,000 एमस्ट्रॉम टू 75,000 एमस्ट्रॉम विजिबल रेंज में आती है। तो इसी रेंज की जो लाइट है वो निकालते हैं, इसी वजह से हमें दिखता है अंधेरे में, इसी वजह से आपको दिखेगा, क्योंकि CFL या ट्यूबलाइट में से जो गैस निकलती है वो विजिबल रेंज की निकलती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम के बारे में अभी पढ़ते हैं। ये थोड़ा इसलिए समझा दिया कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। एमिशन स्पेक्ट्रम के दो मेन जो है वो है, दो टाइप्स हैं। एक है लाइन स्पेक्ट्रम, सॉरी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पहले ले लेते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। एक बैंड स्पेक्ट्रम भी आता है इसमें ही, लेकिन सभी कोई बुक में कंटिन्यूस को ही बैंड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग है बैंड स्पेक्ट्रम, लेकिन हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे। व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? तो यहाँ पे मैंने आगे बताया था कि प्लैंक ने बोला था कि इस दुनिया में, हमारे यहाँ अर्थ पे कोई ब्लैक बॉडी नहीं है। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि जितनी वेवलेंथ आप उसको दोगे, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही सभी वो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैंने बोला था कि एक बॉडी है, उसे बोलता है सन। ठीक है, सन ही एक ऐसी बॉडी है जिसे हम ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें से सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, जैसे कि विजिबल, IR, एक्सरे, रेडियो, माइक्रोवेव, कॉस्मिक रे, सभी वेवलेंथ निकलती है। ठीक है, तो अगर सन को यहाँ पे हम प्रिज्म डाल दें तो सन में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी उसमें से सभी, आप बोल सकते हो कि जितनी भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अराउंड 8 टाइप्स की देखी है वो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलेगी। मतलब कि ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख लो या वेव्स लिख लो, आर प्रेजेंट हियर इन द स्पेक्ट्रम, सभी दिखेगी। या फिर हम बोल सकते हो कि आपने देखा होगा कि सन में से जब वाइट लाइट आती है, ठीक है, तो सभी कलर दिखते हैं, वैसे कि जैसे कि विबग्योर, तो सभी कलर दिखेंगे। तो सभी कलर एक दूसरे के साथ मिक्स होते दिख रहे हैं क्योंकि सभी वेवलेंथ दिखेगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसमें से सभी वेवलेंथ निकल रही है, सभी वेवलेंथ मतलब कि जितनी भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखी है वो,
उसको एनर्जी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। तो सभी वेवलेंथ अगर निकल रही है, ठीक है, ये अभी निकाल देता हूं मैं, सभी वेवलेंथ, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रेजेंट हियर इन द स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला जाता है सभी वेवलेंथ निकलेगी तो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल होता तो आदमी तो मर ही जाते हैं। अब कैसे, अगर मान लो कि CFL है, ठीक है, तो CFL अगर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एमिट करता, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मेरा बल्ब है, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारे पे यहाँ एमिट करता, तो हम तो मर ही जाते। कैसे, क्योंकि उसमें से गैमा रेज भी निकलती, कॉस्मिक रेज भी निकलती, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती, जो हमारे लिए कैसी है, एक्स रेज हमारे लिए कैसी है, खतरनाक है, हार्मफुल है। तो उसके अगर उसके कांटेक्ट में ही ज़्यादातर रहते तो सभी आदमी मर जाते, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ब्लैक बॉडी इसे ही बोलते हैं जो सभी वेवलेंथ जो है वो एमिट करता है। लेकिन सभी वेवलेंथ एमिट करे ऐसी कोई बॉडी नहीं है सिवाय सन के, ठीक है। सन एक अलग चीज़ है जिसमें से सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, ओके। गैमा ले लो, कॉस्मिक ले लो, सभी अल्ट्रा वायलेट ले लो, सभी जो वेव्स होती है वो सभी निकलती है, इसलिए ये ब्लैक बॉडी बोला जाता है। और जो स्पेक्ट्रम पे सभी वेवलेंथ दिखती है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ दिखती है, उसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जहाँ पे सभी कलर्स दिखते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, ओके। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसे बोला जाता है, ठीक है। अब लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? तो लाइन स्पेक्ट्रम का फंडा थोड़ा अलग है। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया की वेवलेंथ, मतलब कि स्पेसिफिक रेंज की वेवलेंथ ही दिखती है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई सोडियम लैंप लगाया है, ठीक है, जो पीला लैंप होता है ना, वो सोडियम लैंप लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसमें से लाइट आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक रेंज की वेवलेंथ दिखेगी, जैसे कि मान लो गैमा है, यूवी है, IR है, तो सभी वेवलेंथ नहीं दिखी। यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम में क्या था, IR, कॉस्मिक, विजिबल, माइक्रो, सभी जो थी, ठीक है, सभी रेडियो वेव्स सभी दिख रही थी इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या था, कुछ ही वेवलेंथ दिखेगी, मतलब कि कुछ ही वेवलेंथ यहाँ पे हमें दिखाएगा, तो वो क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा, जो स्पेसिफिक इट एमिट्स स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ फ्रॉम स्पेसिफिक रेंज। किसी स्पेसिफिक, मतलब कि कोई स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ ही दिखाएगा कोई स्पेसिफिक रेंज के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि सोडियम लैंप आपको मैं बोल रहा हूँ, जो पीला बल्ब आता है, तो उसमें से पीली ही लाइट आएगी, ऐसा नहीं कि सभी लाइट उसमें से दिखेगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें जो गैस भरी होती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो हाँ, उसमें कुछ भी, मतलब कि ऐसा कुछ भी लैंप होगा, उसके अंदर जो भी गैस भरी होती है वो सभी लाइट्स को, वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके कुछ ही लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसी वजह से हमें वो पीला दिखता है, ठीक है। क्लियर, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम उसे बोला जाता है। ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि आगे का तभी पता चलेगा, ठीक है। तो इतना नोट करो, तो आगे चलते हैं। चलो हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे हमने सोडियम लैंप रखा है, ठीक है। सोडियम लैंप क्या करेगा, सिर्फ सभी यहाँ पे वाइट लाइट होगी, तो वाइट लाइट में से सिर्फ मान लो कि ये 3 है, 3 ही वेवलेंथ उसने दिखाई है, तो बाकी में क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा, मतलब कि कुछ नहीं होगा। सिर्फ अगर ये स्पेक्ट्रम हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे यूवी का कलर दिखेगा, यहाँ पे गैमा का कलर दिखेगा, और यहाँ पे IR का दिखेगा, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा बाकी का, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, पूरे कलर दिखते हैं, तो कोई मतलब कि कोई ब्लैक नहीं दिखेगा, कोई
कोई जहाँ पे सभी जहाँ पे आप कलर देख सकते हो कंटिन्यूस में, और लाइन में कुछ ही वो दिखाई देगा, मतलब कि यही वही एमिट करेगा, ठीक है, वो सभी यही एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर, समझ में आया? चलो अब जो है वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो एब्सॉर्प्शन में तो क्या होगा कि अगर उस पर वाइट लाइट हम लगाएंगे तो वो किसी ना किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और जो वो एब्जॉर्ब करेगा वो स्पेक्ट्रम पे नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मान लो कि कोई हमने एक बीकर के अंदर NaCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है यहाँ पे बीकर के अंदर, यहाँ से हमने लाइट जो है वो पास कर दी। अब यहाँ से जो लाइट पास हो रही है वो अभी प्रिज्म पे पड़ेगी, और प्रिज्म पे पड़ेगी, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है। तो यहाँ पे आपको कलर्स क्या क्या दिखेंगे, मान लो कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, अब यहाँ पे देखो तो मैंने बनाया हुआ है कि ये जो है वो वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। जब आप यहाँ से लाइट सोर्स में से लाइट पास करोगे NaCl सॉल्यूशन में से, और वही लाइट क्या करेगी प्रिज्म से पास करोगे, तो वो लाइट का क्या हो जाएगा, स्प्लिट डाउन हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगी। कोई भी वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, लेकिन यहाँ पे 6 कलर्स ही हैं, तो कौन सा गायब है, तो यहाँ पे गायब है वाई वाला। तो यहाँ पे ये गायब नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाई की जगह क्या आ जाएगा, ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्लैक स्पॉट। मतलब कि आप अगर पट्टी बनाओगे तो सभी पट्टियाँ दिखेगी कलर की, लेकिन एक जो है वो नहीं दिखेगी, उसकी जगह क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। मतलब कि वो एब्जॉर्ब हो गई, और कहाँ एब्जॉर्ब हो गई, इस भाई ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। इसने क्या किया, NaCl सॉल्यूशन एब्जॉर्ब येलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट। इसमें से येलो कलर पूरा एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, बाकी के सभी कलर दिख रहे हैं। तो ये जो है वो क्या है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है। वैसे तो ये स्पेक्ट्रम ही है, फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पेक्ट्रम ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर, समझ में आया? ओके, नोट डाउन करो इसको। ओके ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पेक्ट्रम टॉपिक्स, नाउ वी हेड टू अ न्यू टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या है, तो हर्ट्ज भाई जो थे हमारे, जिसने फ्रीक्वेंसी, जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का एक बोल सकते हैं ना कि ये दिया था, बोल सकते हैं यूनिट दिया था, फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, वही थे साइंटिस्ट हर्ट्ज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे उन्होंने एक मेटल रखा था, मेटल लिया था इन्होंने सीजियम। ठीक है, सीजियम को CS से डिनोट करते हैं, जो S ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, जो एक मेटल है और जिसकी साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बिगर इन साइज। और मेटल जो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज करेगा, इसीलिए। ठीक है, इसलिए अगर दूसरे को देगा तो ज़्यादा मेहनत करवाएगा। इससे अच्छा है कि सीजियम ले लो मेटल, तो इजीली क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब यहाँ पे सीजियम मेटल रखा था, यहाँ पे एक ट्यूब रखी थी, जो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में देखी थी वैसे ही ट्यूब थी। यहाँ से लाइट सोर्स से उसने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, या फिर एक्सरेज बोल दो, ये क्या की उसको कोलाइड करवाया। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे कोलाइड हुई,
जैसे ही कोलाइड हुई तो सीजियम में से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकले। क्या निकले, इलेक्ट्रॉन, जिसको नाम उसने दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स ही थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया। ये बहुत ही पहले किया हुआ था, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले इसने किया हुआ था। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे जो थी वो आपको रीडिंग मिलने लगी, ए मीटर पे आपको रीडिंग मिलने लगी, ठीक है। तो इससे वो एक कंक्लूजन पे आ गए। उसने क्या कंक्लूजन दिए वो देखते हैं। फर्स्ट था, देयर इज नो डिफरेंस in time between striking of electromagnetic waves on cesium metal plate and ejection of photo electrons। मतलब कि जैसे ही आप मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोलाइडेशन करोगे, इस पे मारोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसे ही सिंपल फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि कोई डिफरेंस है नहीं, जैसे ही यहाँ पे मारा इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे ही यहाँ पे मारा इलेक्ट्रॉन निकले। देयर इज नो डिफरेंस इन टाइम बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन अ सीजियम प्लेट एंड इंजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कोई डिफरेंस है ही नहीं, जैसे ही मारा निकल गए, जैसे ही मारा निकल गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि पहले कम वेवलेंथ की मारी थी। मतलब कि पहले 1 वेवलेंथ की मारी तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, सेकंड की मारी तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, थर्ड की मारी तो भी नहीं निकले। जब उन्होंने 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ मारी मान लो, तो इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। तो उन्होंने नाम दे दिया उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे एच न्यू और डब्ल्यू न्यू भी बोला जाता है, डब्ल्यू नॉट, सॉरी एच मतलब कि ये इसलिए क्योंकि हमने देखा था E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो ई नॉट एच न्यू नॉट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एच न्यू नॉट लिखा हुआ है। उसको डब्ल्यू नॉट भी बोलते हैं, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। W को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, ठीक है। अभी वापस से मैं एक डेफिनेशन बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, म्यू का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ। यहां पे नहीं दिखेगा शायद, यहां पे दिखा देता हूं। फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय म्यू, नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट। यहाँ पे कोई पॉइंट जो है यहाँ पे ले लो, वहां से कितनी वेवलेंथ, यहाँ से कितनी वेवलेंथ पास हुई जो इलेक्ट्रॉन निकालेगी, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मिनिमम उसने देखा कि 5000 एंगस्ट्रॉम तक जब फ्रीक्वेंसी नहीं डालोगे तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, मिनिमम 5000 तो चाहिए। इसीलिए इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दिया, जिसे डिनोट किया जाता है एच म्यू और डब्ल्यू नॉट से, एच न्यू नॉट और डब्ल्यू नॉट, ठीक है। ई नॉट को हम एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं इससे, इसलिए मैंने यहाँ पे एच न्यू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड वन इसने क्या बोला कि नंबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात समझो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी, ठीक है। तो वही काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन
फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी कितना आप लगा रहे हो, यहां से लाइट सोर्स में से आप जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगाओगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन एक चौथा पॉइंट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे आप फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऐसा कुछ है नहीं। मतलब कि फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस बोल सकते हो, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कितनी ब्राइटनेस है लाइट की उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप जितनी ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट बोल दो वो सेम ही है, ठीक है, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, नोट करो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे आइंस्टाइन आ गए, अब ये तो निकल गए, हर्ट्ज भाई ये प्रैक्टिकल करके, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट करके निकल गए। अब आइंस्टाइन आ गए इन अराउंड 1905 में, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वापस से ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बोला कि अगर ये भाई बोल गए कि कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई एनर्जी है, मतलब कि हमने कोई थ्रेशोल्ड एनर्जी दी है, मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज ई नॉट जो है वो दी है। ठीक है, और इन केस अगर मान लो कि हमारे पास जो ये एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिस पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो उन्होंने बोला एक काम करो, 5000 से ज्यादा दे दो, मतलब कि 5000 तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, 5000 एंगस्ट्रॉम की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट करोगे तो एनर्जी मिल जाएगी। उतनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए है। तो हम क्या करो, एक काम करो, 10,000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी, 10,000 की फ्रीक्वेंसी डाल दो, तो 10,000 इंटू आप प्लैंक कांस्टेंट करोगे तो उतनी एनर्जी मिल जाएगी। उतनी एनर्जी है, मान लो कि केस 1 आप ले लो, जहां पे एनर्जी जो है वो ई नॉट से ज्यादा है, मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ई नॉट ज्यादा है। ठीक है, तो ये एनर्जी तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए, मिनिमम एनर्जी। तो बाकी की एनर्जी, मतलब कि ये जो ज्यादा है तो बाकी की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, मतलब कि अगर ऐसा है तो E, अगर इसका मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस सम एक्स एनर्जी होगी, कुछ एक्स एनर्जी होगी जो ज्यादा होगी। इससे अगर कुछ एक्स एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो E इससे ग्रेटर है ना, बड़ा है ना। ठीक है, तो ये जो एक्स एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के क्या करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, अरे क्यों, ये फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है ना काइनेटिक एनर्जी। ये बॉय बोला ना, फोटो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ये ना, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी वो डिफरेंस क्या बताएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताएगी। ठीक है, एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर मान लो कि मैंने इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मान लो कि 5000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब कि 5000 फ्रीक्वेंसी चाहिए ही था, चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सीजियम में से, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू एच म्यू, यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा,
म्यू की जगह सी ओपन लैम्बडा डाल दो। एच की वैल्यू का 6.62 10⁻20 माइनस 34 है, 34 होगा शायद। सी क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे जूल सेकंड आ जाएगा, सेकंड कैंसिल हो जाएगा। और लैम्बडा की क्या है 5000 × 10⁻10 मीटर, ये क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है ना। तो ये अभी ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5000 पे एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10,000 कर दूंगा, ठीक है, तो वो इससे ज्यादा होगी। तो ये 5000 वाली मतलब कि 5000 पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन 10,000 दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकले उसको ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी, और वो डिफरेंस ही बताएगा। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू E माइनस E0, और ऐसा भी हम लिख सकते हैं hν माइनस hν0। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है 12 mv², ठीक है, 12 mv²। तो ये जो दिया हुआ था आइंस्टाइन इक्वेशन, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जिससे हम यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले उसकी, किसमें से आपको माइनस करना है, ये जो है वो जितनी दी गई है एनर्जी उससे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो स्टैंडर्ड ही रहेगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, ओके। अगर आप चाहो तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 mv² को यहाँ पे लेके आओ या फिर इसको यहाँ पे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा hν इज इक्वल टू 12 hν0 प्लस 12 mv², बराबर। यहाँ पे म्यू और ये अलग है, इसको हम वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं, ऐसा वर्क फंक्शन, क्योंकि मैंने बोला था कि सेम ही है थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं W0 12 mv², ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सभी इक्वेशन आप नोट करो, ओके, क्लियर, समझ में आया, ओके। चलो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, यहाँ तक नोट करो, आगे चलेंगे।